Good morning, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, came with the new subject Design of AC Machine 7 SEM Electrical, and we are starting our subject of Design of AC Machines, where we started our first unit as a design of three-phase induction motor. So till now, what we discussed that the basic construction of three-phase induction motor, then after the comparison between slip ring and squirrel cage induction motor. Then after we also discussed the specification of induction motor, especially for three-phase induction motor. Then after we also derived the output equation and the loading of the machines. Then after we also discussed the few parameters like factors affecting the size of the machine. Now we are going to discuss our next topic as a selection of specific magnetic loading. Here we know that the specific magnetic loading, what does it represent, or nomenclatured by BAV, average flux density, which is very important parameter for our main dimension of induction motor. Here these specific magnetic loading parameters are power factor, iron loss, overload capacity, cost and size of the machine, and temperature rise. But before starting this elaboration, I would like to tell one thing, that magnetic loading of a machine means any magnetic part have magnetic property, but how it should be. These things should be keep in mind while we are going to discuss the magnetic loading. So पहले हम देखें कि भाई हमारा जो भी मशीन है तो उसके लिए मैग्नेटिक लोडिंग की क्या इफ़ेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें सेचुरेशन को देखना है, क्योंकि जो भी आपका मैग्नेटिक लोडिंग है वो अल्टीमेटली आपके मैग्नेटिक पार्ट्स है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है जो आपकी मशीन की डिज़ाइन में यूज़ होने वाला है, उसके अंदर अल्टीमेटली मैग्नेटिक पार्ट्स के सेचुरेशन को इफ़ेक्ट करेगा। वो कैसे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि सबसे पहला है पावर फैक्टर। सो वी कैन से दैट कि अगर हमारा पावर फैक्टर पुअर है तो एट दैट टाइम पे क्या होगा कि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हमारा जो भी सिस्टम का पावर फैक्टर वो अल्टीमेटली लो होगा, या फिर आउटपुट पावर फैक्टर शुड बी लो। वाई? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट। और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जब बढ़ता जाएगा तो एक टाइम पे वो मैग्नेटिक मटेरियल को सेचुरेट करेगा, जो कि एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, या फिर हमारा मशीन है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करेगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो एट दैट टाइम हमारा पावर फैक्टर इतना रखना चाहिए कि जैसे मैग्नेटाइजिंग करंट भी कंट्रोल में रहे, तो सेचुरेशन की ओर हमारी सिस्टम या फिर हमारा मशीन ना जाए। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज आयन लॉस। हियर वी कैन ऑल्सो से दैट कि एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आयन लॉसेस बढ़ेंगे, जो अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड्स दी रिड्यूसिंग दी हमारी एफिशिएंसी, या फिर रिड्यूस्ड एफिशिएंसी हमें मिलेगी। तो उसकी वजह से हमारा मशीन जो कि जितना इफ़ेक्टिव होना चाहिए उतना होगा नहीं। तो सेकंड पैरामीटर कि भाई आयन लॉस को कैसे अफेक्ट करता है। देन आफ्टर थर्ड वन, विच वन इज रिप्रेजेंटेटिंग द ओवरलोड कैपेसिटी। सो अगर हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दो मशीन डिज़ाइन करते हैं, एक ही कम रखते हैं एक की ज़्यादा रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जिसकी फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो उसके स्मॉल टर्न रहेंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, विच लीड्स टूवर्ड्स दी
हायर सेचुरेशन। सो अगर हमें ये कम करना है तो उसके लिए हमारे रेटिंग को कंट्रोल में रखना चाहिए या फिर ओवरलोड कैपेसिटी कम रखनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हमारे जो कि सिलेक्शन है मैग्नेटिक लोडिंग की वैल्यू का, उसमें दिक्कत हो सकती है। क्लियर? देन आफ्टर नेक्स्ट पैरामीटर इज कॉस्ट एंड साइज ऑफ द मशीन। सो अगर हमारा एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मशीन का डायामीटर जो कि डी हमने जो आउटपुट इक्वेशन में डिराइव किया है तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी कोस्ट जो कि पहला जो पैरामीटर है वो साइज़ के रिगार्डिंग बात करें तो उसका डी कम होगा। तो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी हाई मीन्स डायामीटर विल बी लोअर, सो cost of the machine should be less. Clear? Okay. Next one, the temperature rise. What does it means? कि एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी वजह से हमने जो पहले भी डिस्कस किया कि आयरन लॉसेस विल बी इंक्रीज, सो टेम्परेचर राइज शुड बी देयर और हायर टेम्परेचर राइज विल बी अकर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा आयरन लॉसेस बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें आयरन लॉस को भी रिड्यूस करना है, क्योंकि हम कोई भी मशीन बना रहे तो हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जो भी हमारा मशीन है वो कैसा होना चाहिए। तो मेनली इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि भाई उसकी एफिशिएंसी हमें मैक्सिमम मिले, प्लस वन अनदर थिंग कि उसके लिए आपका जो भी पैरामीटर है वो कैसा होना चाहिए कि बेटरली आउटपुट मिले, मोर बेटर पावर फैक्टर मिले, हायर एफिशिएंसी मिले, प्लस उसकी ओवरलोड कैपेसिटी भी मेंटेन हो। तो ये पैरामीटर्स के बाद हमारा एक कन्फ्यूज़न होगा कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे लिए ये इजी हो जाए। तो अगर हमारी मशीन या फिर जो भी हमारी मोटर है वो जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एट दैट टाइम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी विल बी in between 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन जैसे कि क्रेन, रोलिंग मशीन, जहाँ पे ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज है या फिर ज़्यादा ओवरलोड कैपेसिटी है, एट दैट टाइम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी शुड बी 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 0.65 वेबर पर मीटर स्क्वायर। Clear? Okay. Then after we are going to discuss the specific electrical loading, where the यहाँ पे printing mistake है शायद, specific electrical loading is there. Here the overload capacity, temperature rise, cost, size, copper loss and voltages. So यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है तो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की बात होगी, जब स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग है तो एम्पियर कंडक्टर पर मीटर की बात होगी। क्लियर? नाउ वही चार टॉपिक है जो कि प्रीवियसली थे, तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग को आप कंपेयर करते हैं तो एट दैट टाइम आपके लिए ये दो पैरामीटर से डिफरेंट होंगे, जैसे कि कॉपर लॉस एंड वोल्टेजेस। बाकी के चार पैरामीटर जैसे कि ओवरलोड कैपेसिटी, कोस्ट, साइज, टेम्परेचर राइज, these all are the same, but let elaborate these parameters right now. So first of all is overload capacity. So अगर हमारे एम्पियर कंडक्टर पर मीटर या फिर एसी उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा कॉपर कंडक्टर्स यूज़ होंगे, तो उसकी वजह से लीकेज रिएक्टेंस जो भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से डायामीटर की वैल्यू कम होगी, विच लीड्स टू बेड आउटपुट और प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। सो उसकी वजह से उसकी वैल्यू, अगर हमारी ओवरलोड कैपेसिटी हमारा टारगेट है, एट द टाइम उसकी वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए कि प्रॉपर होनी चाहिए। देन आफ्टर इसकी कॉस्ट एंड साइज़ की अगर बात करें तो हायर वैल्यू फॉर दी एम्पियर कंडक्टर्स पर मीटर विल give the higher leakage reactance, so size and cost are also increasing. But if cost is our main parameter, कि जब कोई एप्लीकेशन ऐसी है कि जहाँ पे कोस्ट को आप ज़्यादा
फोकस कर रहे हो, तो एट दैट टाइम आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि भाई आपका मशीन का रेटिंग कम होगा या फिर स्मॉलर मशीन विच लीड्स टू दी चीपर एंड स्मॉलर इन दिस साइज. Clear? Then after temperature rise, so we can also say that कि when the large amount of the copper in the machine, what does it mean? That larger ampere conductor per meter will be there, so larger diameter is there, higher copper used, so that leads toward the large copper losses. Keep in mind that copper losses should be higher, so which leads to the temperature rise in the conductor. So our next point, there is a copper loss which is also covered in this topic, that the ampere conductor per meter should be low for the lower copper losses, which leads to higher output or higher efficiency. Clear? Okay, then after next parameter is voltage. We can say that for higher voltage machine or higher rating of that machine, the insulation will require higher, so the copper space will be lower. Hence we can also say that these such machines have lower value for this specific electrical loading. Clear? So अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि भाई हमारा जो भी पैरामीटर है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, कौन कौन से पैरामीटर है? पावर फैक्टर, आयन लॉस, ओवरलोड कैपेसिटी, कॉस्ट, साइज एंड टेम्परेचर राइज. एंड फॉर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 4 पैरामीटर जो कि ओवरलोड कैपेसिटी, कॉस्ट, साइज, टेम्परेचर राइज सेम रहेंगे, जबकि कॉपर लॉस एंड वोल्टेजेस आर दे. मतलब कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के अंदर आयन लॉस होगा और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग के अंदर कॉपर लॉस होगा. क्लियर? वाइल इन दी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग वन अनदर पैरामीटर is power factor, while in the specific electrical loading the parameter is voltages. Clear? So next work or next assignment task for this topic is the selection of specific magnetic loading and specific electrical loading, जो कि आपकी GTU की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू 7 मार्क में कंपलसरी क्वेश्चन 1C में कई बार पूछा जा चुका है. तो इसका वेटेज आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आपको स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को डिफाइन करना होगा. अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग? इट मीन्स द एवरेज फ्लक्स और एवरेज वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी ओवर द surface of the air gap of that machine. Then after you have to write the equation for specific magnetic loading BAV, that should be total flux divided by its area of flux path in that air gap. And equation for specific magnetic loading BAV is equal to P phi upon pi dl and unit is Weber per meter square. And उसके बाद ये जो 6 पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के लिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हैं, पावर फैक्टर और ये सारे 6 टॉपिक्स हैं, तो वो सारे मेंशन करने हैं. देन आफ्टर उसकी स्पेसिफिक वैल्यू अगर कितनी होनी चाहिए या फिर कितनी लेनी चाहिए. देन आफ्टर आपको स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग, विच मीन्स द नंबर ऑफ स्टेटर और आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर्स पर मीटर पेरिफेरी एट द एयर गैप. सो इट्स इक्वेशन शुड बी टोटल स्टेटर एम्पियर कंडक्टर डिवाइड बाय इट्स स्टेटर या फिर आर्मेचर पेरिफेरी, एंड इट्स इक्वेशन शुड बी IZ into Z एंड पेरिफेरी इज इक्वल टू पाई बाई डी एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर कंडक्टर पर मीटर. हियर ये जो वैल्यू हमने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के लिए लिखी है, सेम वे आपको ये क्वेश्चन होगा कि भाई सर ने हमें यहाँ पे ये नहीं बताया कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए. तो उसके लिए वी कैन टेक द एम्पियर कंडक्टर पर मीटर की वैल्यू जो कि है 5000 to 45000. स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग शुड बी इन बिटवीन 5000 to 45000 एंड यूनिट फॉर दैट इज एम्पियर कंडक्टर पर मीटर.
बट अगर हम हायर रेटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अबव दैट 45,000 वैल्यू। क्लियर? सो वी कैन से दैट कि इसके लिए आपको कितना लिखना है। मैंने अभी यहाँ पे इसीलिए पूरी चीज़ें जो कि पूरा आपका क्वेश्चन एलोबरेट कर दिया है। तो आपके जो पांचों पैरामीटर्स है जैसे कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग और उसके पैरामीटर्स, कौन सा पैरामीटर कैसे अफेक्ट करता है। क्लियर? ओके, सो टिल नाउ we discussed the output equation, main dimension, specific magnetic and electrical loading, its definition is equation, then after factors affecting the specific magnetic and electrical loading or how it can be selected. क्लियर? सो आपको जितना भी असाइनमेंट वर्क दिया जा रहा है वो पैरेलली आपको सबमिट भी करवाना है। क्लियर? शायद आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग आप ऑलरेडी पढ़ के भी आए हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगा, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, सो नाउ वी आर एंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।